जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम टॉपिक लेंगे अनुच्छेद, पैराग्राफ, कुछ गद्यांश करेंगे, कुछ करेंगे काव्यांश। तो यहाँ पर हम सीखेंगे उस तरीके को अर्थबोध। तो अगर ये करवा चुके हों तो एक बार आप ओके कीजिए, यस कीजिए। अनुच्छेद वाला टॉपिक हमारा बचा हुआ है ना जी। आशीष, अश्वनी, मुकेश, उजाला, सत्यम, दीक्षा, पूजा, अश्वनी, राजू, सत्यम, धर्मेंद्र जी। हाँ, यूट्यूब चैनल सिलेक्शन दरबार है जिस पर टीचिंग की कंटिन्यू प्रैक्टिस है। मंडे से जो सीटेट वाले जो बच्चे हैं उनकी मैं कंटिन्यू क्लास शुरू करूंगा। अभी जो क्लास है वहाँ पे मैंने कंटिन्यू दी है जो टीचिंग का एग्जाम है बीपीएससी, ठीक है, जो एग्जाम चल रहा है उसके बारे में। इसके बाद में जो एकलव्य स्कूल है EMRC, उसकी कुछ मैराथन क्लासें होनी है। तो ये हो चुका है जी। ठीक है, ठीक 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 है, ठीक। चलो देख लेते हैं एक बार। ओके ओके, ठीक ठीक ठीक। तो प्रत्येक राष्ट्राभिमानी के हृदय में अपने देश की संस्कृति, भाषा के प्रति प्रेम और अभिमान सहज ही होता है। तो इस तरह की विषय वस्तु से संबंधित एक यहाँ पे हमारे अनुच्छेद मिला, गद्यांश मिला। और प्यारे दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है, ये गद्यांश का जो सही शीर्षक है, एक तो शीर्षक टाइटल वाला प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, ठीक। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखना है, जब भी गद्यांश से कोई प्रश्न पूछा जाए तो उसके अंतर्गत किस तरह के प्रश्न होते हैं वो आपको देखना है। अगर इसी को हम कहते हैं अनुच्छेद, इसको क्या कहते हैं, अनुच्छेद कहते हैं। इसी को हम गद्यांश भी कहते हैं। इसी को हम अपठित अर्थात बिना पढ़ा हुआ अपठित गद्यांश भी इसको कहते हैं। और इसी को हम अर्थबोध भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थबोध भी हम इसी को कहते हैं। अब कुल मिला के इस अनुच्छेद, गद्यांश, अपठित गद्यांश या अर्थबोध से जो प्रश्न होते हैं, एक तो पूछा जाता है शीर्षक वाला प्रश्न, शीर्षक का प्रश्न, शीर्षक मतलब टाइटल। दूसरा प्रश्न पूछा जाता है किस शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, अनुच्छेद में किस शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। इसके बाद तीसरा जो प्रश्न है वो विषय वस्तु से संबंधित है। जो पैराग्राफ में घटना दी है, जो पैराग्राफ में प्रसंग आए हैं, जो घटनाएं हैं, घटना से संबंधी प्रश्न। इसके बाद यहाँ हिंदी शब्दावली से संबंधित, हिंदी शब्दावली के प्रश्न। और उसके बाद व्याकरण के प्रश्न, हिंदी व्याकरण
हिंदी व्याकरण के प्रश्न। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अनुच्छेद का जो आशय है, तात्पर्य है, भाव, सार और उद्देश्य, इससे संबंधित प्रश्न। तो ये 6 तरह के आपके प्रश्न पूछे जाते हैं गद्यांश से, ठीक है, अर्थात अनुच्छेद से। अब शीर्षक वाले प्रश्नों की संख्या जो होती है वो हमेशा 1 होगी, 1 प्रश्न होगा, कभी भी 2 नहीं पूछे जाएंगे। इससे भी जो प्रश्न होगा वो 1 ही प्रश्न होगा। और इसके जो प्रश्न होंगे वो आपको ध्यान रखना, अगर 5 प्रश्न है तो 3 प्रश्न अकेले इससे, और 10 अगर हैं तो 6 प्रश्न अकेले इससे। मैं 5 और 10 दोनों की बात रख दिया, ठीक है। तो कुल मिला के कई बार 9 भी होते हैं, ये ध्यान रखना है, लेकिन मैं मिनिमम और मैक्सिमम की बात कर रहा हूं। शब्दावली के जो प्रश्न होते हैं वो होंगे 1 से लेके 2 प्रश्न, विलोम शब्द, पर्यायवाची वाक्यांश के लिए 1 शब्द, वर्तनी वाला प्रश्न। इसके बाद व्याकरण के जो प्रश्न होते हैं वो भी 1 से लेके 3 प्रश्न होते हैं हमारे व्याकरण के। अब ये कहोगे सर जी जब 5 प्रश्न ही टोटल आएंगे तो फिर 1 शब्दावली का, 1 व्याकरण का, 1 शीर्षक का और बाकी 2 या 3 प्रश्न आपके विषय वस्तु के। 1 प्रश्न पूछा जाता है उद्देश्य और भाव, इससे कभी भी आपके यहाँ 2 प्रश्न नहीं आएंगे, 1 ही प्रश्न पूछेगा। तो मिनिमम और मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटी है कि दिए गए गद्यांश का, अनुच्छेद का आप आश्रय बताइए क्या है, या कोई वहां पे पंक्ति होगी उसको अंडरलाइन वो कर देगा और अंडरलाइन करके पूछेगा इस पंक्ति का आशय, तात्पर्य, भाव या सार बताइए, या पूरे पैराग्राफ का, ठीक है, पूरे अनुच्छेद का सार बताइए निम्नलिखित में से क्या है, इसका पूरा उद्देश्य बताइए क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि इनसे जो क्वेश्चन की वेराइटी ही होगी वो 1 ही होगी, 1 तरह का। सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो जो विषय वस्तु दी गई है उससे पूछे जाते हैं। अब ये जो गद्यांश होते हैं, ये तो थी हमारी क्वेश्चन की वेराइटी। अब ये जो गद्यांश होते हैं ये 3 तरह के होते हैं। इनमें से ज्यादातर जो पूछे जाते हैं वो इस तरह का जो गद्यांश होता है वो गद्यांश ज्यादा पूछा जाता है। ये वाला जो गद्यांश है इस तरह। अब इसमें वो 3, 4, 5 जगह रिक्त स्थान छोड़ देगा और फिर रिक्त स्थान वाले शब्दों को उससे भरवा के उसको पूरा करवाएगा। एक बार वो पहला सेंटेंस और छठा सेंटेंस सेम देगा, 4 बीच में यह या 4 ऑप्शन देगा, वो कहेगा कि इसके आधार पे इसका सीक्वेंस बनाओ अनुच्छेद का। तो अनुच्छेद जो पैराग्राफ है वो अपने आप में 4 अलग अलग तरह के आते हैं। इनमें से एक ये होता है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है, सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है। दूसरा इसमें रिक्त स्थान दे देगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल उसने 1 रिक्त स्थान यहाँ दे दिया, 1 रिक्त स्थान यहाँ दे दिया, 1 रिक्त स्थान इसने यहाँ दे दिया, 1 रिक्त स्थान उसने यहाँ दे दिया। तो ऐसे 5 से लेके 10 रिक्त स्थान देके उन शब्दों को दे देगा नीचे कि कौन सा शब्द कहाँ आएगा, ताकि सेंटेंस का पूरा भाव बन जाए और पूरा अनुच्छेद निर्माण हो जाए। ये था दूसरा। तीसरा क्या है, वो देगा कि निम्नलिखित में से वो सीक्वेंस अलग कर देगा चारों का, 4 ऑप्शन जो दिए, और आपको सही सीक्वेंस में बताना होगा कि 2, 3, 4, 1 आएगा या 1, 2, 3, 4 या 4, 3, 2, 1 का क्रम सही क्या होगा। ये तीसरा था। चौथा और लास्ट जो होगा, पहला और छठा सेंटेंस सेम रहेगा, बाद के बीच के जो 4 सेंटेंस हैं उनका सीक्वेंस हमें बनाने को देता है। अब सबसे ज्यादा इसके चांस कितने हैं, 99.9% इस तरह के, ठीक है। चूंकि ये अपठित होते हैं, पढ़े हुए नहीं मिलेंगे, चाहे आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ो या बाकी दूसरी चीजें पढ़ो, आपको पढ़े हुए नहीं मिलेंगे। अब इसमें से जो मैंने बताया है आपको क्वेश्चन की वेराइटी, वो देखो क्या है। ये गद्यांश शीर्षक वाला प्रश्न है। अब इस शीर्षक वाले प्रश्न का आंसर हमेशा आपको कैसे देना है, इस शीर्षक वाले प्रश्न का आंसर आपको देना है यहाँ पे पैराग्राफ के स्टार्टिंग के 2 सेंटेंस, वो एक तो पहला यहाँ से लेके यहाँ तक है और दूसरा यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो पैराग्राफ के पहले 2 सेंटेंस और लास्ट के जो 2 सेंटेंस हैं वहां से लास्ट के 2 सेंटेंस यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो शीर्षक और टाइटल, गद्यांश, अनुच्छेद, पैराग्राफ के जब भी टाइटल पूछे, शीर्षक पूछे, तो आपको पैराग्राफ का पहला 2 सेंटेंस पढ़ना है,
लास्ट के 2 सेंटेंस पढ़ने हैं। उसमें जिस चीज की चर्चा है, उसमें जिस मुद्दे को उठाया गया, वो किसी भी पैराग्राफ का टाइटल हुआ करता है। अब इसमें क्या है, राष्ट्रीय महत्व है, राष्ट्रीय अभिमान है, राष्ट्र के प्रति कर्तव्य है और राष्ट्र की सुख शांति है। तो यहाँ पे चर्चा किस किस की हुई है वो देखो, राष्ट्रीय अभिमान की बात हुई है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रत्येक राष्ट्रीय अभिमान अपने देश की संस्कृति, भाषा के प्रति प्रेम और अभिमान सहज होता है। इसके बाद क्या है यहाँ पर, यह भावना उसे इस बात की ओर प्रयत्न करने के लिए प्रेरित करती है कि वह अन्याय से दुर्बलों की रक्षा करे। तो अन्याय से दुर्बलों की रक्षा, ये भी आपसे टाइटल बन सकता है। जी, तो मैनेजमेंट की टीम का फोन आ गया था, उनको थोड़ा सा पीडीएफ वगैरह अपलोड करने के लिए बोले हैं, तो आपका भी काम हो जाएगा और मेरा भी एक काम कम होगा। तो दोस्तों, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा था कि जब हम यहाँ पर पहले 2 सेंटेंस पढ़ रहे थे, तो हमारे पास जो टाइटल निकल के आए, वो टाइटल आ गए हमारे पास ये वाले, ठीक है। इसके बाद यहाँ से अगर हम बात करें तो अन्याय से दुर्बलों की रक्षा, ठीक है। इसके बाद धर्म पर स्थित होना और समाज के प्रति कर्तव्य। अब जो 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से जिसकी भी चर्चा है वो उसका राइट आंसर होगा, ठीक है। कैसे, राष्ट्रीय महत्व की कोई चर्चा ही नहीं थी, जो मैंने अंडरलाइन किया। राष्ट्रीय अभिमान जरूर आया था। राष्ट्र के प्रति कर्तव्य, यहाँ हम समाज के प्रति कर्तव्य की बात कर रहे हैं, ये रहा समाज के प्रति, ये राष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो ये भी नहीं होगा। फिर सुख शांति की कोई चर्चा ही नहीं हुई, जो भी मैंने टाइटलों में अंडरलाइन किया है। तो वहां जो चर्चा आई पहले 2 सेंटेंस, लास्ट के 2 सेंटेंस में, वो केवल राष्ट्रीय अभिमान की आई। इसको मतलब टाइटल वाले, शीर्षक वाले प्रश्नों का आंसर हमें पैराग्राफ के स्टार्टिंग में और पैराग्राफ के लास्ट में मिलेगा। क्लियर? तो राइट आंसर हो गया बी। इसके बाद में शीर्षक का प्रश्न का पता चला गया आपका ये। इसके बाद किस शब्द का प्रयोग हुआ है, किसका प्रयोग नहीं हुआ। पराधीन राष्ट्र खो बैठता है, ये विषय वस्तु का प्रश्न है। अब पराधीन राष्ट्र खो बैठता है, इस तरह के आंसर देने के लिए हमें इन शब्दों को पैराग्राफ में ढूंढना है, कहाँ है। तो पराधीन राष्ट्र खो बैठता है, तो जब हम पैराग्राफ में जाते हैं तो हमें पराधीन कहाँ मिलेगा, यहाँ। पराधीन होकर अपनी सुख शांति व समृद्धि सदा के लिए खो बैठता है।
अब यहां जब पूर्ण विराम आ गया तो इसका मतलब है कि इससे आगे तो आंसर हमें मिलेगा ही नहीं, क्योंकि पूर्ण विराम का मतलब ही है कि एक बात अपनी कंप्लीट हो गई। ठीक है, हाँ सब पे ही लगेगी ये। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि फिर यहाँ क्या है, तो पराधीन होकर अपनी सुख शांति व समृद्धि सदा के लिए खो बैठता है। यहाँ अल्प विराम है, यहाँ से सेंटेंस शुरू कर लिया हमने। ठीक है, यहाँ पूर्ण विराम है, यहाँ से भी शुरू करेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक हर एक सेंटेंस जहां से पूर्ण विराम लग जाता है तो अपना एक कथन, अपनी बात और वो घटना कंप्लीट, अपना भाव पूरा कर दिया। ठीक है, तो जब पराधीन होकर अपनी सुख शांति समृद्धि सदा के लिए खो बैठता है तो यहाँ पे आंसर क्या देंगे, पराधीन होकर अपनी समृद्धि, भाषा की बात नहीं है, न्याय चेतना की बात नहीं, उत्सर्ग भावना की नहीं, अपनी समृद्धि अर्थात उन्नति प्रोग्रेस सदा के लिए खो बैठता है। राइट आंसर हो गया आपका ए। क्लियर, बात समझ में आई? चलो जी ठीक, अब आगे बढ़ो। गद्यांश में किस शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है? गद्यांश में किस शब्द का प्रयोग नहीं हुआ ये पूछ रहा है। तो यहाँ उत्सर्ग दे दिया, अधर्म, भक्ति और हानि, 4 शब्द दे दिए। अब जब हम कुछ क्वेश्चन पढ़ रहे थे और क्वेश्चंस के आंसर दे रहे थे तो हमें कुछ शब्द दिखाई दिए पैराग्राफ में, तो एक तो हमारा समय बच जाएगा उससे, तो हमें उत्सर्ग दिखाई दिया, हमें भक्ति दिखाई दिया। ठीक है, तो इसके बाद हमें एक हानि है, एक अधर्म है, हानि दिखाई दे गया। अब हमें वे ढूंढने हैं जो है। अब यहाँ उत्सर्ग भी आ गया, भक्ति भी आ गया, हानि भी, बच क्या आ गया, अधर्म। तो इसका मतलब अधर्म पैराग्राफ में है ही नहीं। भाई जो है वो ढूंढो आप, और जो बच गया वो राइट आंसर। अगर आप अधर्म ढूंढते रहोगे, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना टाइम ज्यादा लगेगा। तो पैराग्राफ में उत्सर्ग था, भक्ति था, हानि था, अधर्म नहीं था, इसलिए राइट आंसर हो गया अभी। ठीक है, तो इसका तरीका करने का ये था। ये हर जगह हर पैराग्राफ में इस तरह के प्रश्नों का ऐसे ही आंसर देना। प्रत्येक राष्ट्रीय अभिमानी के हृदय में अभिमान होता है। तो ये जो शब्द दिए गए हैं ना यहाँ क्वेश्चंस के अंदर, इन शब्दों को पैराग्राफ में दिए गए सेंटेंस में ढूंढना है। और सबसे पहला काम होता है कि उसको छोटा करना, क्वेश्चन को छोटा कर लो। राष्ट्रीय अभिमानी के हृदय में अभिमान, तो राष्ट्रीय अभिमानी के हृदय में अभिमान ढूंढो, पैराग्राफ में कहा था। तो राष्ट्रीय अभिमानी के हृदय में अपने देश की संस्कृति और भाषा के प्रति प्रेम और अभिमान सहज ही होता है। यहाँ पूर्ण विराम आ गया तो उसके बाद हमें जाना नहीं। तो राष्ट्रीय अभिमानी के हृदय में देश के प्रति, संस्कृति के प्रति और तीसरा भाषा के प्रति अभिमान होता है। यहाँ पे क्या दे दिया इसने, राष्ट्रीय अभिमानी के हृदय में अभिमान देश की समृद्धि के लिए, गलत है। सुख शांति के लिए, गलत है। देश की भाषा के लिए अभिमान होता है, देश की महत्ता के लिए, गलत है। राइट आंसर क्या है, देश की भाषा के लिए होता है। क्वेश्चंस में दिए गए शब्दों को पैराग्राफ में दिए गए सेंटेंस में ढूंढना है, उसी सेंटेंस में उस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये विषय वस्तु वाले क्वेश्चन थे जो ज्यादा पूछे जाते हैं। इसके बाद देशभक्ति प्रेरित करती है। तो देशभक्ति प्रेरित करती है, देखो देशभक्ति क्या है, किसको प्रेरित करती है। तो देशभक्ति प्रेरित करती है, देशभक्ति ढूंढो पैराग्राफ में कहाँ है। तो देशभक्ति, यहाँ पूर्ण विराम लगा है, ये रहा है के बाद। देशभक्ति और सार्वजनिक हित के बिना राष्ट्रीय महत्व का अस्तित्व ही नहीं रह सकता। ठीक है, यह भावना, कौन सी भावना, देशभक्ति की भावना, यह सर्वनाम आया है किसके स्थान पर, देशभक्ति के स्थान पर। तो देशभक्ति भाववाचक संज्ञा है और ये क्या है, यह सर्वनाम है, संज्ञा के स्थान पे सर्वनाम। तो जब जब संज्ञा के स्थान पे सर्वनाम आए तो इसका मतलब वो बात कंटिन्यू चल रही है, अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि हम प्रोनाउन का प्रयोग किसके स्थान पे करते हैं, नाउन के स्थान पे। तो यह भावना उसे इस बात का प्रयत्न करने के लिए प्रेरित करती है कि वह अन्याय से दुर्बलों की रक्षा करे। तो एक तो हो गया हमारा ये, अन्याय से दुर्बलों की रक्षा, अनौचित्य का निवारण करे, दूसरी बात हो गई। तो देशभक्ति किस लिए प्रेरित करती है, अन्याय से दुर्बलों की रक्षा, जो गलत हो रहा है, अनौचित्य जो उचित नहीं है उसका निवारण, धर्म पर स्थित रहे, तीसरा हो गया, और न्याय के लिए लड़े, ये चौथा हो गया। अब देखते हैं इसमें किसकी चर्चा हो रही है। देशभक्ति प्रेरित करती है, तो किस लिए प्रेरित करेगी,
अनौचित्य का निवारण करने के लिए, बिल्कुल सही है। अन्याय हेतु लड़ने के लिए, अरे न्याय के लिए आदमी लड़ेगा, अन्याय के लिए क्यों लड़ेगा? ठीक है, गलत कार्य के लिए थोड़े लड़ाई करते हैं। अनुचित लाभ, गलत लाभ लेने के लिए लड़ने के लिए गलत, पराधीनता के लिए, गुलाम होने के लिए लड़ने के लिए। कोई आदमी खुद चाहेगा कि मैं लड़के गुलाम हो जाऊं दोबारा? तो यहाँ गुलाम, पराधीन मतलब गुलाम होना। तो पराधीन के लिए युद्ध करेंगे, अनुचित लाभ, गलत लाभ लेने के लिए करेंगे, अन्याय के लिए लड़ेंगे, न्याय के लिए लड़ते हैं भाई। ठीक है, तो क्या हो गया? अनौचित्य का निवारण। और अनौचित्य का निवारण कहाँ है? ये दूसरा विकल्प था, अनौचित्य का निवारण करने के लिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। चलो जी, ठीक है। तो ये थे आपके 5 प्रश्न, जिसमें 3 विषय वस्तु का था, एक टाइटल का था और एक प्रश्न था किस शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। तो कुल मिला के इस पैराग्राफ में एक तो ये टाइटल वाला प्रश्न आया, इसमें एक तो टाइटल वाला है, एक किस शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, और एक आया ये हिंदी शब्दावली का, इसमें कोई प्रश्न नहीं था, हिंदी व्याकरण का कोई प्रश्न नहीं था, आशय, तात्पर्य, भाव, सारांश, उद्देश्य का कोई प्रश्न नहीं था। लेकिन ये आएंगे 100%। वो बेशक मैं तो प्रैक्टिस करा रहा हूं, ठीक है, उसके माध्यम से, लेकिन ऐसा कोई पैराग्राफ नहीं होगा जहां शब्दावली, विलोम, शब्द, पर्यायवाची ना पूछे। ऐसा कोई पैराग्राफ नहीं होगा जहां संधि, उपसर्ग, प्रत्यय से प्रश्न ना पूछे, अव्यय, निपात से प्रश्न ना पूछे। ऐसा कोई पैराग्राफ नहीं होगा। या तो टाइटल पूछेगा या उद्देश्य, एक इसमें से जरूर आएगा, इसमें से और इसमें से जरूर आता है। नेक्स्ट पैराग्राफ को करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ क्या है? लोभ चाहे जिस वस्तु का हो, जब वह बहुत बढ़ जाता है तो उस वस्तु की प्राप्ति से सानिध्य का उपभोग से जी नहीं भरता। तो लोभ के बारे में बताया गया है। गद्यांश का शीर्षक बताइए क्या है? तो गद्यांश के शीर्षक का पता कहाँ से चलेगा? गद्यांश के शीर्षक का पता चलेगा स्टार्टिंग की, इसमें असंतोष की बात हो रही है, धन लोभ की बात हो रही है, लोभ असंतोष की बात हो रही है, लोभ और प्रीति की बात हो रही है। तो देखते हैं पहले 2 सेंटेंस और लास्ट के 2 सेंटेंस में किसकी चर्चा है। लोभ की बात है, लोभ चाहे जिस वस्तु का वो बढ़ जाता है, उस वस्तु की प्राप्ति सानिध्य का भोग से जी नहीं भरता। मनुष्य चाहता है कि बार बार उसे मिले, बराबर मिलता रहे। 2 हो गए सेंटेंस, पहला यहाँ था, दूसरा सेंटेंस यहाँ। अब यहाँ जाए, असंतोष का अभाव कल्पना से उत्पन्न दुख है। जिस किसी में यह अभाव कल्पना स्वाभाविक है, उसका नाता जो है सब दिन के लिए टूट जाता है। न किसी को देखकर वह प्रसन्न होता, न उसे देखकर कोई प्रसन्न होता। इसी को संतोष, सात्विक जीवन का अंग बताया गया। तो ये टाइटल बन सकते हैं जी, लोभ, असंतोष, संतोष और सात्विक जीवन। ठीक है, तो क्या क्या बनेंगे? लोभ, असंतोष, संतोष और सात्विक जीवन। इनमें से जो भी पैराग्राफ में दिया हो वही उसका राइट आंसर होगा। असंतोष है, ठीक है, धन लोभ है, धन की कोई चर्चा ही नहीं थी, प्रीति प्रेम की कोई चर्चा नहीं थी, केवल असंतोष इसमें भी है, लोभ भी है। राइट आंसर सी हो गया। या तो सात्विक जीवन और संतोष होता, ठीक है, या फिर लोभ और असंतोष। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका? सी। मनुष्य का अंतकरण सदैव अभाव में क्यों रहता है? तो मनुष्य का अंतकरण मतलब चित्त, ठीक है, अंतकरण सदैव अभाव में क्यों रहता है? तो ये देखो जी, अंतकरण की बात कहाँ हो रही है? मनुष्य के अंतकरण की बात। उसका सारा अंतकरण, यहाँ पे देखो, उसका सारा, किसका? मनुष्य का। उसका क्या है? सर्वनाम। ये सर्वनाम किसके स्थान पे आए? मनुष्य, संज्ञा के स्थान पे। तो उसका सारा अंतकरण सदा अभाव में रहता है। उसके लिए जो वह भी नहीं है, तो जब उसका आ गया तो हमें तो पहले जाना पड़ेगा भाई। जब सर्वनाम है तो सर्वनाम किसके स्थान पे आया? मनुष्य के स्थान पे। तो यहाँ क्या है? मनुष्य सदा आतुर और प्राप्ति के लिए आनंद से विमुख रहता है। जितना नहीं है उतने के पीछे जितना है, उसे प्रसन्न होने का कभी अवसर ही नहीं मिलता। तो इसलिए राइट आंसर क्या हुआ? मनुष्य सदा आतुर रहेगा प्राप्त करने के लिए आनंद को। जितना है नहीं है उतने के पीछे जितना है उसे प्रसन्न होने का उससे कभी अवसर नहीं मिलता। तो वह सात्विक जीवन जीने लगता है, जितना है उतने से प्रसन्न होने पर उसे कभी अवसर नहीं मिलता। लोभ की पूर्ति हेतु अनेक वस्तु की प्राप्ति कर लेता है, कोई चर्चा ही नहीं थी। जितना है उतने से वह प्रसन्न हो जाता है, प्रसन्न होता नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया आपका भी। मैंने क्या किया देखो,
ये कह रहा है मनुष्य का अंतकरण सदैव अभाव में रहता है, तो उसका सारा अंतकरण सदैव अभाव में रहता है। यहां से आगे तो हमें बढ़ना ही नहीं था। ठीक है, अब ये जो उसका सर्वनाम है, तो जब ये सर्वनाम आया तो किसी न किसी संज्ञा के स्थान पे आया होगा ना, और उस संज्ञा की चर्चा पहले हुई होगी, और वो संज्ञा क्या है? मनुष्य है। भाई उसका सारा अंतकरण, किसका सारा? मनुष्य का सारा अंतकरण। तो हमें तो फिर यहां ऊपर जाना पड़ेगा ना, तो आंसर ऊपर मिलेगा। तो इसीलिए आपको आंसर मिला सेंटेंस के अंदर। गद्यांश में किस शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है? तो किसका प्रयोग नहीं हुआ है, किसका हुआ है, ये पूछ रहे हैं। अभावग्रस्त है, अंतकरण है, अभाव में है, सात्विक है। तो देखो जी किसका है? अंतकरण अभाव में सात्विक का प्रयोग कहाँ हुआ है? देखो यहाँ। तो इसमें प्यारे दोस्तों जो जो शब्द अभी हमें क्वेश्चन करते समय हमें मिले वे क्या क्या शब्द थे? एक तो हमें सात्विक यहाँ मिल गया, एक हमें अंतकरण यहाँ मिल गया। ठीक है, एक क्या है अभी मिला था हमें? अभाव कल्पना, अभावग्रस्त। ठीक है, वो क्या था? ठीक है, मैं देख लेता हूं क्या था वो। अभाव में और अभावग्रस्त, अभाव में और अभावग्रस्त में से देखना पड़ेगा कौन सा आया है। अभाव में, ये रहा अभाव में, तो क्या बच गया? अभावग्रस्त। अंतकरण भी आ गया, अभाव में भी आ गया, सात्विक भी आ गया, अभावग्रस्त बच गया, जो पैराग्राफ में नहीं, क्योंकि जब 3 है तो इसका मतलब चौथा ये वाला जो बच गया अभाव में तो है अभावग्रस्त। राइट आंसर आपका ए हो गया, ये पैराग्राफ में नहीं है। क्लियर? बाकी है। और देखो सात्विक जीवन का अंग किसे कहा गया? सात्विक जीवन का अंग किसे कहा गया? पैराग्राफ में इन शब्दों को ढूंढे, कहाँ है? ये रहा, हमने पढ़ा था ना अभी, सात्विक। इसी से संतोष सात्विक जीवन का अंग बताया गया। यहाँ पूर्ण विराम है, इससे पहले जाने की आवश्यकता नहीं है, इससे आगे इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि कुछ है नहीं। इसी से संतोष सात्विक जीवन का अंग बताया गया। राइट आंसर क्या हुआ? राइट आंसर हो गया संतोष। कहाँ है संतोष? ये रहा, संतोष सात्विक जीवन का अंग बताया गया। ठीक है, सात्विक जीवन अच्छा जीवन। असंतोष किस प्रकार का दुख माना गया? असंतोष किस प्रकार का दुख माना गया? तो ये देखो जी कहाँ है, असंतोष किस प्रकार का दुख माना गया? कहाँ लिखा है असंतोष? ये रहा, यहाँ पूर्ण विराम है, ये तो हमने कर लिए, इनको हटा देते हैं। असंतोष अभाव कल्पना से उत्पन्न दुख है। असंतोष क्या है? अभाव कल्पना से उत्पन्न दुख है। तो असंतोष कहा गया? असंतोष अभाव कल्पना से उत्पन्न दुख माना गया। न तो ये होगा, न ये होगा, न ये होगा। असंतोष किस प्रकार का दुख माना गया? अभाव कल्पना से उत्पन्न दुख। तो राइट आंसर क्या हो गया? अभाव कल्पना से उत्पन्न दुख, डी हो गया। इसी की तो चर्चा हो रही थी। इसके बाद फिर एक तीसरा अनुच्छेद दे दिया, जिन कर्मों में किसी प्रकार का कष्ट या हानि सहने का साहस अपेक्षित होता है, सब उनके प्रति उत्कंठापूर्ण आनंद उत्साह के अंतर्गत लिया जाता है। यहाँ पे देखो क्या किसकी चर्चा है। सबसे प्राचीन वीरता कौन सी है? वाक वीरता, युद्ध वीरता, दान वीरता या दया वीरता? तो सबसे प्राचीन वीरता पूछ रहा है, तो यहाँ ढूंढो इसमें कहाँ है प्राचीन वीरता। प्राचीन वीरता कहाँ है जी? ये रहा, सबसे प्राचीन, इनमें सबसे प्राचीन और प्रधान युद्ध वीरता है। यहाँ पूर्ण विराम है, ठीक है जी, और यहाँ पूर्ण विराम है। तो सबसे प्राचीन व प्रधान क्या है? युद्ध वीरता। तो राइट आंसर क्या हो गया? राइट आंसर हो गया सी। दूसरा, युद्ध वीरता के लिए किस प्रकार की प्रकृति अपेक्षित है? युद्ध वीरता के लिए किस प्रकार की प्रकृति अपेक्षित है? तो चतुराई, भीरुता, चंचलता, स्थिरता, दृष्टता, साहस, साहस, प्रयत्न और कष्ट सहने का धीरज। तो युद्ध वीरता के लिए प्रकृति ढूंढेंगे। युद्ध वीरता के लिए किस प्रकार की प्रकृति अपेक्षित है? तो युद्ध वीरता कहाँ है? ये रहा युद्ध वीरता, जिसमें आघात भी सहेंगे, पीड़ा भी सहेंगे, मृत्यु का भी परवाह नहीं करेंगे। ठीक है, मृत्यु का भी परवाह नहीं करेंगे। तो राइट आंसर क्या हुआ जी? चतुराई, भीरुता, चंचलता, स्थिरता, दृढ़ता, साहस,
साहस, प्रयत्न, कष्ट सहने का धीरज। ठीक है, पीड़ा। तो हो गया हमारा डी ऑप्शन, दूसरे का डी है। भाई चतुराई की कोई बात नहीं, चंचलता की बात नहीं, धृष्टता की बात नहीं, तो साहस, प्रयत्न, कष्ट सहने का धैर्य, पीड़ा की बात कर रहे हैं। राइट आंसर हो गया आपका डी। उत्कंठापूर्ण आनंद किसके अंतर्गत लिया जाता है? तो ये देखो उत्कंठापूर्ण आनंद कहाँ है? उत्कंठापूर्ण आनंद तो ये रहा, ये कह रहा है ना, उत्कंठापूर्ण आनंद उत्साह के अंतर्गत लिया जाता है। यहाँ पूर्ण विराम आ गया। तो उत्कंठापूर्ण किसके अंदर लिया जाएगा? उत्साह के अंतर्गत। इसमें है उत्साह, उत्साह के अंतर्गत। राइट आंसर 3 का हो गया आपका ए। मैं क्वेश्चन का तरीका करा रहा हूं, इसके आंसर आप सही दो गलत दो एक अलग मैटर है, लेकिन तरीका अगर सीख गए तो आंसर सारे सही जाओगे। साहित्य मीमांसकों ने वीरता के कौन से भेद किए हैं? अब साहित्य मीमांसकों को ढूंढेंगे कहाँ है? पैराग्राफ में देखो, साहित्य मीमांसा की चर्चा देखो कहाँ है। ये क्या है? यह है साहित्य मीमांसों ने इसी दृष्टि से युद्धवीर, दानवीर, दयावीर इत्यादि भेद किए। तो 3 हो गए ना साहित्य मीमांसों ने, एक तो युद्धवीर, दूसरा दानवीर और तीसरा दयावीर। साहित्य मीमांसों ने वीरता के कितने वीर? युद्धवीर, दानवीर और दयावीर। राइट आंसर हो गया ए। उत्साह के भेद किस आधार पर किए गए? तो उत्साह के भेद किस आधार पर किए गए, इसको ढूंढेंगे पैराग्राफ में। तो क्वेश्चन क्या था? उत्साह के भेद। तो देखो कहाँ है उत्साह के भेद? ये रहा। उत्साह के भेद हो जाते हैं, पूर्ण विराम है, यहाँ पूर्ण विराम है, इससे आगे होगा कष्ट या हानि के भेद के अनुसार। कष्ट या हानि के भेद के अनुसार उत्साह के भेद। तो यहाँ क्या आ गया? यहाँ आ गया कष्ट और, कहाँ है? कष्ट और हानि के भेद के आधार पर उत्साह के भेद किए गए। 5वें का राइट आंसर क्या हो गया? डी हो गया, कष्ट और हानि के भेद के आधार पर उत्साह के भेद। तो कुल मिला के बात ये हुई कि ये जो आपको क्वेश्चंस की वैरायटी बताई गई थी कि पैराग्राफ से जो क्वेश्चंस आएंगे उसकी हम चर्चा कर रहे थे, उसकी चर्चा हम कर रहे थे कि यहाँ पर ये वाले शीर्षक का आंसर पैराग्राफ के पहले 2 सेंटेंस, लास्ट के 2 सेंटेंस में मिलेगा। किस शब्द का प्रयोग नहीं हुआ? जब ऐसा पूछा जाए आप वे शब्द ढूंढो जो पैराग्राफ में हो। जो बच जाएगा एक ऑप्शन, वो पैराग्राफ में नहीं है। विषय वस्तु वाले प्रसंगों और घटनाओं वाले प्रश्नों को करने के लिए क्वेश्चन को छोटा बनाने की आदत डालो, जैसे उत्साह के भेद। जो क्वेश्चन के अंदर शब्द हैं वो सेंटेंस में दिए गए सेंटेंस में ढूंढो और वहीं उसी सेंटेंस में उसका राइट आंसर मिलेगा। शब्दावली के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, विलोम शब्द, पर्यायवाची, वाक्यांश के लिए एक शब्द, शाब्दिक अर्थ और वर्तनी, वो पैराग्राफ में से ही कोई शब्द उठा लेगा, उसकी वर्तनी पूछ लेगा, उसका उल्टा पूछ लेगा, उसका पर्यायवाची पूछ लेगा। इसका पैराग्राफ से कोई लेना देना नहीं। अगर ये प्रश्न आपका पेपर में आता है, आएगा 100% आएगा, तो उसका आपको पैराग्राफ से कोई लेना देना नहीं। पैराग्राफ पढ़ना ही नहीं है। पैराग्राफ पढ़ना होता है इन 3 प्रकार के प्रश्नों के लिए। यहां अगर वो किसी में उपसर्ग प्रत्यय पूछ रहा है, वो संधि पूछ रहा है, समास पूछ रहा है, वो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, अव्यय निपात पूछ रहा है, पैराग्राफ का कोई शब्द देखे तो उसका भी पैराग्राफ से कोई लेना देना नहीं है। उसको आपको बिना पैराग्राफ पढ़े अपने व्याकरण का जो ज्ञान आपने किया उसके आधार पर आंसर देना। तो शब्दावली वाले और व्याकरण वाले प्रश्नों का सीधे सीधे पैराग्राफ से कोई भी मतलब नहीं होता है। बिना पैराग्राफ पढ़े आपको उसके आंसर देने होते हैं।
जब आपसे आश्चर्य, तात्पर्य, भाव, सार, उद्देश्य पूछे तो पूरा पैराग्राफ का जो तोड़ होता है, निचोड़ होता है, निष्कर्ष होता है, वही उसका आश्चर्य, तात्पर्य, भाव, सार और उद्देश्य हुआ करता है। पैराग्राफ क्या कहना चाह रहा है? एक पैराग्राफ में तो लोभ और असंतोष की बात हुई कि हमें लोभ और असंतोष में नहीं रहना चाहिए। एक पैराग्राफ स्टार्टिंग का क्या कह रहा था? एक पैराग्राफ कह रहा था राष्ट्रीय अभिमान की बात। एक पैराग्राफ लास्ट में क्या कह रहा था? लोभ और असंतोष की बात। एक पैराग्राफ जो लास्ट में कराया वो क्या कह रहा है? वो वीरता की बात कर रहा है। वो किसकी बात कर रहा है? वो वीरता की बात कर रहा है। क्लियर? तो इस तरीके से प्यारे दोस्तों आपने यहां तक ये प्रश्न कर लिया। ठीक है, अब आ जाओ यहां पर। ठीक है, हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार, नदियां पर्वत हवा पेड़ से आती है बिहार। आज कल ये तो आएगा ही, आपको ध्यान रखना है। छोटा सा काव्यांश दे देंगे। बच्चे गद्यांश की तैयारी करके जाते हैं, ठीक है, कई बार काव्यांश की नहीं करते हैं, करना चाहिए, जरूरी है। तो क्या है? हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार, नदियां पर्वत हवा पेड़ से आती है बाहर, बचपन कोमल तन मन लेकर आए अनुपम जीवन लेकर, जग से तुम और तुमसे यह प्यारा संसार, हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार। ये एक कविता है जिसको हम पोयम, पोएट्री, काव्यांश भी कहते हैं। अब इसके आंसर कैसे देने हैं? हरा भरा जीवन का अर्थ बताइए क्या है? अब हरा भरा जीवन का मतलब ये नहीं है कि वो पेड़ पौधों का जो है बहुत भरमार है हमारे जीवन में। हमेशा विशेष अर्थ लेंगे। काव्यांश के अंतर्गत, कविता, पोयम के अंतर्गत हमें सामान्य अर्थ को छोड़कर हमेशा विशेष अर्थ पे ध्यान देना होता है। तो हरा भरा जीवन का मतलब यहाँ पेड़ पौधों से घिरा हुआ जीवन नहीं है, हरे रंगों से भरा हुआ जीवन नहीं है, हरियाली युक्त जीवन नहीं है, क्योंकि ये तीनों सामान्य अर्थ है। ये विशेष अर्थ है, खुशियों से परिपूर्ण जीवन। तो हरा भरा जीवन का अर्थ क्या है? खुशियों से परिपूर्ण जीवन। ये कह रहा है ना, हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार। तो स्वस्थ संसार कैसे रहेगा? जब वो खुशी रहेगा। यहां भी हो रही है, हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार। तो इनकी खुशियों से भरा हुआ संसार। नेक्स्ट, कौन सी चीजें बाहर लेकर आती है? तो बाहर लेकर कौन सी चीज आती है? ये देखो यहाँ पे, यहाँ पे बाहर कहाँ है? बाहर लेकर ये रही, पेड़ से आती बाहर। किससे आएगी? नदियां पर्वत हवा पेड़। नदियां पर्वत हवा पेड़ से आती है बाहर। तो राइट आंसर क्या हो गया जी हमारा? इसमें पेड़ से, नदियों से, पहाड़ों से, समस्त प्राकृतिक उपादान से, क्योंकि वो पेड़ की भी बात करता है, नदी की भी बात करता है, पर्वत की भी बात करता है। तो यही तो समस्त प्राकृतिक उपादान हुए। तो राइट आंसर क्या हो गया? डी हो गया। नेक्स्ट, कवि ने सृष्टि का उपहार किसे कहा? तो सृष्टि का उपहार, ये हमारा क्वेश्चंस। और सृष्टि का उपहार कहाँ ढूंढेंगे? कहाँ है जी सृष्टि का उपहार? तो क्या है ये? वरंद लताएं। ये तो यहाँ पूरी पंक्ति हो गई, हमारा हरा भरा जीवन हो। अगली बात तो यहाँ से उठी है ना। वृंद लताएं पौधे डाली, चारों ओर भरे हरियाली। तो वृंद लताएं पौधे डाली, चारों ओर भरे हरियाली, मन से में जग उमंग यही सृष्टि का उपहार। तो यहाँ पर क्या है जी? सृष्टि का उपहार देखो क्या है? पौधे व डाली, वृंद लताएं, हरा भरा जीवन, प्राकृतिक सुंदरता व उससे उत्पन्न होने वाली खुशियां। तो क्या है? पौधे डाली भी है, वृंद लताएं भी है, प्राकृतिक सुंदरता या उससे उत्पन्न होने वाली जो खुशी है वो सृष्टि का उपहार है। भाई इसी प्राकृतिक सुंदरता किससे होगी? पेड़ पौधे डाली से, वृंद लताओं से। तो राइट आंसर हो गया आपका डी। कवि यह संदेश देना चाहता है कि चंदन के पेड़ लगाने चाहिए, जीवन में सब बेकार है, पर्यावरण संरक्षण में ही जीवन संभव है। पर्यावरण संरक्षण में जीवन, प्रकृति में पेड़ पौधे नदियां पर्वत शामिल है। तो क्या संदेश देगा? उद्देश्य पूछ रहा है, कविता का सार, भाव, आशय पूछ रहा है, पर्यावरण संरक्षण कह रहा है कि अगर पेड़ पौधों को बचाओगे तो खुशियां मिलेगी। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण से ही जीवन संभव है। जग से तुम और तुमसे यह प्यारा संसार, पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? इसका आशय, भाव, उद्देश्य बताना है।
ठीक है। तो ये कह रहा है जग से हो तुम और तुमसे यह प्यारा संसार। तो यहां देखो ये कहाँ कहा गया है इस काव्यांश में, जग से हो तुम कहाँ है जी, है इसमें कहीं? देखो यहाँ ये बात आ गई, पर्यावरण सुरक्षित न हो तो सब बेकार है, ठीक है। जग से है तुम कहाँ है जी, जगिए रहा। जग से हो तुम और तुमसे यह प्यारा संसार, आए अनुपम जीवन लेकर, ठीक है। कौन? ये प्राकृतिक उपादान, ठीक है। तो वो किसकी बात कर रहे हैं यहाँ? जग से हो तुम, जग से हो तुम प्यारा संसार। संसार का अस्तित्व व्यक्तियों से स्वतंत्र है? नहीं है। व्यक्ति संसार दोनों अस्तित्व एक दूसरे से निर्भर करते हैं, बिल्कुल है। संसार चलाने के लिए व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। व्यक्ति का अस्तित्व संसार से स्वतंत्र है। राइट आंसर है व्यक्ति संसार दोनों का अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर है। संसार में सब कुछ आ गया जी, बात समझ में आए? तो व्यक्ति संसार दोनों का अस्तित्व क्या है, एक दूसरे पर निर्भर है। तो कविता में क्या करोगे, विशेष अर्थ लेके आओगे। अनुपम से अभिप्राय बताए, तो वाक्यांश के लिए एक शब्द शब्दावली वाला प्रश्न आ गया। अनुपम क्या है, ये अन है और इसमें क्या लगा है, ये उपम लगा है। उपम मतलब तुलना, अन प्रयोग कर दिया जिससे तुलना ना हो। तो जिसकी उपमा या तुलना ना दी जा सके अनुपम। पैराग्राफ से कोई मतलब नहीं है इसका, काव्यांश से कोई लेना देना नहीं है इसका, कविता पोयम से इसका कोई लेना देना नहीं, डायरेक्ट करना पड़ेगा। शब्दावली है, वाक्यांश के लिए एक शब्द जिसकी उपमा में न दी जा सके अनुपम कहलाएगा। इसी उपमा में आ लगाएंगे तो उपमा बन जाता है, आ प्रत्यय अन उपसर्ग। तो राइट आंसर हो गया आपका ए। इसके बाद में यहाँ पे ये दे दिया है, ठीक है। तरीका मैंने बता दिया। गहरी नींद में सोने का अर्थ बताओ, ठीक है। कवि लोगों को क्या नहीं जाने देगा, कहा नहीं जाने देगा। कवि किस तरह से व्यक्तियों को संबोधित कर रहा है, ये तीनों प्रश्न किससे संबंधित, कवि लोगों को क्या जगाना चाहता है, चारों काव्यांश से संबंधित विषय वस्तु है। स्थल तुम्हें जाने ना दूंगा, पंक्ति में अलंकार बताओ। जब कविता पूछेगा, गीत पूछेगा, गाना पूछेगा, जब आपसे पोयम पोएट्री पूछेगा, काव्यांश पूछेगा, तो अलंकार का क्वेश्चन भी आएगा, रस छंद अलंकार। तो यहाँ पे ए और ए दो वर्ण की आवर्ती हुई, इसलिए अनुप्रास अलंकार कहलाया। कविता का उपयुक्त शीर्षक बताइए क्या है। शीर्षक का पता आपको चल जाएगा, पैराग्राफ की 2 पंक्ति और लास्ट की 2 पंक्ति। तो बताओ शीर्षक क्या है। ये क्या कह रहा है, अब तक न गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ। फिर कहाँ है कविता लास्ट, फिर कह रहा है यहाँ लास्ट की 2 पंक्ति, अब तुम्हें आकाश में उड़ने न दूंगा, आज धरती पर बसाने आ रहा हूँ। अब अंदाजा लगा लो कवि इसका टाइटल क्या देगा। कवि इसका टाइटल जागृति कोलाहल हर्ष आकाश। जागृति कह रहा है मैं जगाने आ रहा हूँ, अब सोने नहीं दूंगा। जागृति है, जन चेतना है। फिर यहाँ पे नदी के उस कपार जाने को कहाँ कतार, तो इसी दे दिया काव्यांश। ये काव्यांश से संबंधित, ये भी विषय वस्तु का प्रश्न, ये भी विषय वस्तु का प्रश्न, ठीक है। तो ये भी विषय वस्तु का प्रश्न, ठीक है। पुनरुक्त शब्द, ये ग्रामर का प्रश्न। ये किसका है, पुनरुक्त शब्द युग में बताइए। दूर दूर पुनरुक्त है, ऊंची ऊंची पुनरुक्त है, गाय बैल पुनरुक्त नहीं है। तो दूर दूर ऊंची ऊंची ये पुनरुक्त है, अर्थात जहां आवर्ती हो रही हो। अरे मिलेगी, पीडीएफ पे भी मिलेगी। जब पढ़ाई की बारी हो तो पढ़ लो, चीजों को इकट्ठा मत करो, अपने आप चीजों से फ्री होने की आदत डालो। सर जी हमें ये भी मिलेगी, ये भी मिलेगी, मैं तो 4 क्विंटल दे दूंगा कंटेंट तुम्हें उठा के, लेकिन फायदा क्या होगा। अरे आप एक पैराग्राफ से तैयारी करो या 100 की प्रैक्टिस कर लो, बात बराबर। इसीलिए तो लाखों बच्चे तैयारी कर रहे हैं टीचिंग के एग्जाम की, बाकी दूसरी चीजों की, ठीक है, लेकिन भर्ती नहीं होते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही तो है बच्चों के साथ, ठीक। सर जी मैं सब इंस्पेक्टर भी बनना चाहता हूँ, सर जी मैं टीचर भी बनना चाहता हूँ, और बनना कुछ नहीं है। मैं राष्ट्रपति बनना चाहता हूँ लेकिन बन नहीं पाऊंगा, मुझे पता है, इसलिए कभी चर्चा ही नहीं करता राष्ट्रपति की। तो बेफालतू की चीजें नहीं होनी चाहिए। जब पढ़ा रहे हैं तो ये सर जी मुझे ये भी पीडीएफ दे दो, सर जी मुझे ये भी दे दो, ये भी इकट्ठी कर लो सारी, ठीक है।
आपके पास ऐसी कौन सी किताब है घर पे जिसका पेज नंबर 1 से लेकर जो अंतिम पेज है आपने पढ़ ली हो? ठीक है, आप पिछले 20 साल से तो किताबों को इकट्ठा कर रहे हो, पढ़ी कौन सी आपने? कोई किताब है आपके पास ऐसी जो शुरू से लेकर लास्ट तक आपने पढ़ दी हो? जब तक उस चीज का अभाव है तब तक परेशान हो। जिस दिन दे देंगे कोई खोल के देखने वाला नहीं है। ठीक है, बस चाहिए। ठीक है, अगर सारी किताब जितनी आपके घर पे अगर आप पढ़ लेते तो आप भारतीय संविधान आप ही लिखते आने वाले समय में, लेकिन पढ़ोगे ही नहीं है, बस चाहिए। दूर दूर ऊंची ऊंची क्या पुनरुक्त, पुनरुक्त मतलब जहां आवर्ती हो रही है उसको पुनरुक्त है। तैर कर जाते हैं उस पार पंक्ति में, तैर कर शब्द। ठीक है, ये क्या है तैर कर? यह क्रिया शब्द है। कविता में क्रिया शब्द पहले आते हैं, लेखक तैरने पर बल देता है, लेखक तुक मिलाता है। तो तैर कर शब्द क्या है? ये क्रिया है, ये ग्रामर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो कुल मिला के दोस्तों बात ये है कि यहाँ पर उपसर्ग से बनने वाला शब्द समूह बताइए। तो पर उपसर्ग बताइए किसमें? पर उपसर्ग वाला शब्द समूह बताना है। ये ग्रामर का क्वेश्चन है, व्याकरण का क्वेश्चन है। पैराग्राफ से इसका कोई लेने देना नहीं है। ठीक है, तो आप इसके लिए कविता पैराग्राफ नहीं ढूंढोगे, क्योंकि ग्रामर के क्वेश्चन भी आएंगे। ठीक है, शब्दावली के क्वेश्चन भी आएंगे, इसीलिए तो पढ़ा रहे थे। उपसर्ग पढ़ चुके हो, दो इसका आंसर। 2100 रुपया दूंगा अगर आप इसका आंसर दे दोगे। 2100 रुपया फोन पे करूंगा, तब जाऊंगा ड्यूटी पे। ठीक है, बताओ जी, इसका आंसर दो। ठीक, अब इसमें क्या है? ये प्रति उत्तर में, ये प्रति और उत्तर से मिलके बना है। ठीक है, प्रत्येक में क्या है? ये भी प्रति और एक से मिलके बना है। इसको क्या चाहिए? पर चाहिए। इसमें क्या है? प्रत्येक में यहाँ प्रति और एक है, तो आंसर क्या हो गया हमारा? डी। पर पत्र मूल शब्द, देश मूल शब्द, भाव मूल शब्द, आगे पर उपसर्ग लगा है। ठीक है, कोई डी, कोई बी, कोई सी, कोई ए, कुछ भी कह रहा है। ठीक है, 1% स्टूडेंट हैं जो सही आंसर दिए। अरे प्रत्येक में प्रति है, नहीं होगा। प्रत्येक में प्रति है, नहीं होगा। प्रति उत्तर में प्रति है, नहीं होगा। पर उपसर्ग से बनने वाले शब्द समूह चाह रहा था। ठीक है, इसलिए राइट आंसर केवल और केवल डी है। कवि ने किस महिला का खंडन किया? विषय वस्तु का। विधि अंक से तात्पर्य बताइए। वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो विधि अंक से तात्पर्य क्या है? ठीक है, न्यायवादी है, न्याय अंक है, विधाता लिख देना, भाग्य का लिखा हुआ। तो विधि अंक होता है भाग्य का लिखा है, विधि भाग्य को कहते हैं। ठीक है, आगे देखो। तुकबंदी के कारण कौन सा शब्द बदले हुए रूप में प्रयुक्त हुआ है? विषय वस्तु का है। वसुधा का समानार्थी, ये शब्दावली वाला क्वेश्चन है। समानार्थी मतलब पर्यायवाची पूछ रहा है। वसुधा, वसु कहते हैं रत्नों को, धा कहते हैं धारण करने वाली, और रत्नों को धारण करने वाली कौन कहलाता है? वसुंधरा अर्थात पृथ्वी। तो राइट आंसर क्या हो गया? वारिधि, वारी पानी को धारण करने वाला, सागर अर्थात समुद्र। जलधि, जल को धारण करने वाला, सागर अर्थात समुद्र। महीप राजा का पर्यायवाची है, और ये वसुंधरा किसका है? पृथ्वी का पर्यायवाची। तो ये क्या है? ग्रामर के क्वेश्चन। पैराग्राफ का कोई मतलब ही नहीं है। इसके बाद जहां जहां शब्द बताओ क्या है? तो जहां जहां भिन्नार्थी है, पुनरुक्त है, एकार्थी है, विपरीतार्थी है, तो ये क्या है? पुनरुक्त शब्द है जहां जहां रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, पाप का विलोम शब्द बताओ, उल्टा बताना है। तो पाप का क्या हो जाएगा? पुण्य। इसका काव्यांश गद्यांश से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर पाप का उल्टा हो गया। इसके बाद ये विषय वस्तु का प्रश्न है। गिरे विचार से तात्पर्य शब्दार्थ पूछ रहा है। ठीक है, ये भी विषय वस्तु का प्रश्न है। दुराव शब्द का तात्पर्य बताओ। शाब्दिक अर्थ पूछ रहा है। दुराव, बैर, आवरण, दुर्गम या फिर काठिन्य। तो दूर और आव, दुराव तो क्या कहलाता है? बैर, भाव, ईर्षा, द्वेष। दुराव कहता है जो बैर रखता हो। ठीक है, तो इस तरीके से ये गद्यांश है। ये गद्यांश की विषय वस्तु के प्रश्न हो गए। ठीक है, ये भी विषय वस्तु का है, ये भी विषय वस्तु का है। ठीक है, ये भी विषय वस्तु का प्रश्न है। जिज्ञासा शब्द से बनने वाला विशेषण बताओ। तो जिज्ञासा क्या है? भाववाचक संज्ञा। विशेषण बनाना है, क्या बनाओगे? जिज्ञासु, जिज्ञासी, जिज्ञासाशील, जिज्ञासा वाला। तो राइट आंसर क्या हो गया? जिज्ञासु। तो जिज्ञासु व्यक्ति जो जानने की इच्छा रखता है, ये विशेषण बन गया। किससे? भाववाचक संज्ञा
जिज्ञासा से। ठीक है, पैराग्राफ से कोई लेना देना नहीं। किस शब्द में 2 प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है? व्याकरण के प्रश्न है। 2 प्रत्ययों का प्रयोग, विशेषता, वास्तविकता, विचारधारा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? इसमें 1 प्रत्यय है, इसमें भी 1 प्रत्यय है, इसमें कोई प्रत्यय नहीं है, इसमें 2 प्रत्यय है। एक तो इसमें वास्तव शब्द है, एक इसमें इक है और एक इसमें ता है। तो ता और इक ये 2 प्रत्ययों वाला हो गया। ये व्याकरण के प्रश्न है। इनका पैराग्राफ से, कविता से, गद्यांश, काव्यांश से कोई लेना देना नहीं होता है। तो आज के लिए इतना ही। सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद। इसी तरीके से करोगे यूट्यूब पे कंटिन्यू